पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। कहते हैं जीवन में प्यार का बहुत ऊंचा स्थान है, शायद सर्वोच्च स्थान प्यार का ही है। और प्यार अगर जीवन में आ जाए तो उमंग, आनंद, उल्लास और ना जाने क्या क्या हमारे जीवन में अपने आप प्रवेश कर लेता है। ऐसे ही एक बहुत सुंदर कपल को आज हम आप लोगों से मिलवाने ला रहे हैं, जिनके जीवन में ये सब कुछ भरपूर तरीके से है और जिन्होंने जीवन में प्यार को आमंत्रित किया है। और कैसे किया है ये हम उन्हीं से जानेंगे। तो मैं आपकी दोस्त और होस्ट विभा गुप्ता, फ्रेंड्स, आपके साथ आपके फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए मिलते हैं उस सुंदर कपल से जिनका नाम है सुदेश राजपाल एंड उषा राजपाल जी, कुरुक्षेत्र से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है संसार में निर्वाण सीजन 3 में। थैंक यू मैम। थैंक यू सर और मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों की, हो सकता है मैं आपके इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आपके इंट्रोडक्शन में मैं बहुत चीज़ें भूल गई होंगी बताना, तो आप दोनों ही बताइए अपने बारे में कुछ जो हमारे दर्शकों को अच्छा भी लगे। शुरुआत मैम आपसे करते हैं। मैं उषा राजपाल जी फ्रॉम कुरुक्षेत्र। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ध्यान के प्रचार में लगी हुई हूँ। बढ़िया। तो जो होम मेकर है मैम, वो सिर्फ होम नहीं बनाता, वो संसार बना देता है, क्योंकि घर से घर बनते बनते संसार बन जाता है। yes. तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत छोटा नहीं है, बहुत विशाल है। यस मैम। थैंक यू सर। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। मेरा नाम सुदेश राजपाल है। मैं इस समय कुरुक्षेत्र के अंदर रह रहा हूँ और मेरा बचपन से ही मैं एक अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरा विशेष, आज जिस शो के लिए हम आए हैं, आपने हमें इनवाइट किया है, संसार में निर्वाण। तो संसार क्या है उसके बारे में मैंने अपने तरीके से बहुत एक रिसर्च की है और उसको क्रिएट किया है। तो मतलब मैं क्रिएट से नहीं समझ पाई, क्रिएट क्या अपने संसार को स्वयं क्रिएट किया है। ओके। तो सर और मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि आपकी शादी कैसे हुई? क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? और लव थी तो अरेंज तक कैसे पहुँची? क्योंकि जब हम लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसे अरेंज तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और विद फैमिली मेंबर्स के करना पड़ता है। तो उसको अरेंज, क्या उसके अंदर कहीं कोई परेशानी आई या सबने आपको सपोर्ट करा? तो थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइएगा। ऐसा था जी, मैं जब पहली बार इनसे मैं मिला था तो एक रेलवे स्टेशन के ऊपर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी जी। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ घूम रहे थे, तो उसने मुझे, जब हम रेलवे स्टेशन से निकलने लगे तो कहने लगा मुझे 1 मिनट याद आ गया, मुझे ना किसी से मिलना है, तो 2 मिनट वहाँ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाइक मैं चला रहा था तो मैंने हैंडल उधर कर दिया, तो वहाँ गए। तो वहाँ पे देखा तो कुछ लोग, जिसमें ये भी साथ थे, वेट कर रहे थे स्टेशन के ऊपर, ट्रेन आना था। तो मैंने भी देखा, वहाँ उनके पास साथ खड़ा हो गया, काम उसे मेरे फ्रेंड को ही था। मैंने जब इनको देखा पहली बार तो मैं देखता ही रह गया। और देखता ही रहा, मैं देखता ही रह गया बस। और पता नहीं मेरे मन में ऐसी कौन सी घंटी बजी कि ये तो कहीं ना कहीं इससे तुम्हारा कुछ अपनापन है। तो दैट्स ऑल। मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा और उसके बाद हम वहाँ से चले गए। ट्रेन आई, उन्होंने मिलना था, वो बने चले गए, हम भी आ गए। तो मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये लड़की कौन है? तो उसने बताया। कहता क्यों, क्या हुआ? मैं कहा पता नहीं क्या हुआ है, मेरे तो मन में कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है। कहता कोई चिंता की बात नहीं है।
ये तो मेरे बड़े अच्छे क्लोज हैं। तो दैट्स ऑल, इतनी पहली बार मैंने देखा। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात इनसे तो नहीं हुई, तो मेरे फ्रेंड से जैसे होती थी, बातचीत होती, मैंने कहा, कहता मैंने बात चला दी है, तो आगे देखते हैं। उसने सूत्रधार का काम करा। सूत्रधार का एक जैसे। Yes. तो फिर वो उसके बाद फिर आगे आगे धीरे धीरे बात बढ़ती हुई बढ़ गई फिर, और इनको पसंद किया था, एक मैनिफेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, और इन्हीं से शादी हो गई। तो मैम आप इस बारे में कुछ और बताना चाहेंगी? हाँ, मैं ऐड करना चाहूँगी कि ठीक है, उस टाइम देखा, मैंने भी देखा, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था। तो जब मैं वापस, मैं तब हम सहारनपुर जा रहे थे, तो वापस जब मैं आई तो मुझे पता चला किसी के थ्रू, जो इनके फ्रेंड बता रहे हैं, वो हमारे भी फैमिली रिलेशन में थे। तो उन्होंने बोला आपके लिए एक रिश्ता देखा है। मैं तो 17 ईयर्स ओल्ड थी, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बारे में। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकी सिस्टर जो है इनके पास पढ़ती थी, तो उसके साथ मेरा आना जाना शुरू हुआ। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। तो इन बिटवीन क्या होता है कि कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि 5-6 महीने वो मेरे साथ रही है, उसके बाद वो एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। तो मेरे मन में एक पहले नहीं था बिल्कुल भी, तो उसके बाद हम 8-9 महीने हम लोग शायद मिले भी नहीं होंगे। तो कुछ टाइम बाद फिर एक बार मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के बाद मुझे लगा कि इनके फैमिली को खुशी देनी चाहिए, इससे अच्छा और मौका नहीं है। तो हालांकि मेरी एज नहीं थी शादी की, 17 ईयर्स ओल्ड कुछ एज नहीं होती। तो तब मैंने ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी फैमिली बहुत दुखी है, उसको खुशी मिलेगी। तो ठीक है, हमारी बातचीत होने लगी आपस में। तो जब इनके पेरेंट्स को भी पता चला कि घर का माहौल भी ठीक नहीं है, तो वो माहौल ठीक करने के लिए चलो एक शादी कर देते हैं। तो उनके मन में आया कि हमारी लड़की नहीं है, कम से कम उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं उसको भाभी बनाऊंगी, तो वो मैंने पूरी की। वंडरफुल। उस खुशी को मैंने इन परिवार को लौटाया, वापस लौटाया, जिससे मेरी तो शादी। वो जो आपने लौटाया, वो खुशी से लौटाया या एक सेक्रीफाइस सोच कर नहीं, खुशी से लौटाया। इनके पेरेंट्स ही मेरे पेरेंट्स के पास आए कि हमें ये करना है। तो मेरी अभी 18 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, 18 ईयर्स में मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, और 19 स्टार्ट होते ही मेरी शादी हो गई। मतलब बाल विवाह कह सकते हैं। वंडरफुल, बहुत सुंदर। तो मतलब सबका साथ रहा आपको? बिल्कुल सबका साथ रहा, चाहे वो एक पहली नज़र का प्यार था, बिल्कुल। पर वो प्यार परवान इसीलिए चढ़ पाया क्योंकि सबका आपको सपोर्ट मिलता रहा, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, सबका सपोर्ट। बिल्कुल। मेरे फादर को पता चला इवन की ऐसे है, बात है, तो उन्होंने यही बोला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने डन कर दिया कि ठीक है, ओके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी शादी को 42 इयर्स हो गए, एम आई राइट? है ना? तो इतनी अच्छी और सक्सेसफुल और वंडरफुल लाइफ के लिए आप कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी कि वो भी जाने कि इतनी खूबसूरत लंबी मैरिड लाइफ जीने को के टिप्स क्या हैं, उसके राज क्या हैं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों पर इश्यूज हो जाते हैं। आजकल जबकि एजुकेशन, आप जैसे आप कह रही हैं मेरी 18-19 साल की एज में शादी हो गई, नेचुरली उस समय पढ़ाई भी आपकी थोड़ी होगी, बिल्कुल, एज भी छोटी थी। आजकल मैच्योर एज में शादी हो रही है, पढ़ाइयाँ भी सबकी बहुत ज़्यादा हैं, सब आजकल बच्चे या बच्चियाँ सब पढ़ रहे हैं खूब अच्छे तरीके से, पर वो आपस में उनकी कंपेनियनशिप उतनी नहीं है, सरेंडरनेस उतनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर बहुत देखने में आता है कि बहुत जल्दी सबका ईगो आगे आ जाता है। तो थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे वो जीवन जिए और आपने कैसे जिया। 42 इयर्स 42 इयर्स वंडर। मैं तो आज मालूम पड़ रहा है कि 42 साल भी हो गए हैं जी। मैम सचमुच मैंने ना सोचा भी नहीं कि 42 इयर्स हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, इतना लंबा टाइम हमने निकाला है, लेकिन मुझे एक दिन भी नहीं पता चला कि जैसे कल की ही बात हो। मैंने ना एक्चुअली में शादी को शादी समझा ही नहीं। मैंने ये सोचा है कि एक फैमिली मेरी मदर फादर को छोड़ा है, दूसरे मदर फादर को मैंने लिया है।
और मैंने पहले दिन से ये सोचा है कि हस्बैंड मेरे हैं, उनके माँ बाप पहले मेरे हैं, उनके भाई बहन पहले मेरे हैं। तो मेरा आज तक रिलेशनशिप सब में बहुत अच्छा रहा है। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे वो प्यार दिया है जो कोई माँ भी नहीं दे सकती। और सच में बताऊं कि मैंने अपने पेरेंट्स को बुला दिया था, ये सच्चाई है। मेरे ब्रदर लॉ हैं, सिस्टर लॉ हैं, 2 ब्रदर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं, जो कि आज तक मुझे माँ का रोल अदा कर रही हैं उनके लिए, और वो मुझे माँ का ओहदा दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत खूबसूरती वाली बात थी कि मैं इतनी छोटी एज में, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मैं अपने इधर इन लॉज में सबसे बड़ी हूँ, और मैंने पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल अच्छे से निभाया है और उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मेरी शादी होने के बाद बाकी ब्रदर सिस्टर्स की सब शादियाँ मेरे हाथों से हुई हैं। सबको बहुत प्यार मिला है, मुझे उनसे प्यार मिला है, मैंने उनको प्यार दिया है। तो मेरे को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं दूसरे घर में आई हूँ। मतलब आपका कंप्लीट गिव एंड टेक का रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अलग समझा ही नहीं किसी को। तो मुझे ये सारा सफ़र ऐसे निकला है जैसे ये मैं अभी कल की याद आ रही है कि कल मेरी शादी हुई है। तो बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल मेरा सफ़र रहा है। मैंने पूरे परिवार से इज्जत पाई है और मैंने बड़े होने का रोल भी अदा किया है और मुझे उतना ही रिगार्ड मिला है। ये आपके जो जिस तरीके से आप मुझको बता रही हैं, हमारे दर्शक सुन रहे होंगे कि देखिए आपने जो दिया वो तो दिया, पर जो आपने लिया उसको आप मान रही हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, मुझे कुछ मिलता है और मैं उसको मानती नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये क्या, इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी, फिर मुझे देने में भी मज़ा नहीं आएगा। पर आपने उस चीज़ को माना कि मुझे जो मिल रहा है, मेरे को ब्रदर सिस्टर से, इन लॉज से जो मिल रहा है वो इतना सारा है। बिल्कुल कि आपको लाइफ ऐसी लगी जैसे केक वॉक है। बिल्कुल। तो ये बहुत सुंदर, ये बहुत खूबसूरती है आपके रिश्ते की कि आपने कितना दिया, उससे ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपने लिया ज़्यादा। बिल्कुल मैम, 100%। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि देना और लेना कैसा होना चाहिए। मैं दे रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, पर देने को इतना महत्व मत दीजिए, लेने को ज़्यादा दीजिए। और जब हम लेने को महत्व देते हैं ना, तो आप देखिएगा कि सामने वाला भी जो हम दे रहे हैं उसको महत्व देगा, और तभी जीवन इतना खूबसूरत होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि 42 ईयर्स, उनको आज पता चल रहा है कि हमको 42 ईयर्स हो गए हमारे को आपस में मिले हुए। उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ये तो कल ही हमारी हुई थी शादी। शायद ऐसे होना चाहिए जीवन। बहुत सुंदर। सर, आप भी कुछ इसमें बताना चाहेंगे? नहीं, इसमें जो इन्होंने कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, 101% सही है। और मैंने आपको ये बताया कि जब मैंने पहली बार भी इन्हें देखा था ना, तो मुझे वास्तव में ही ऐसा ही लगा था कि ये मेरी अपनी ही आत्मा है और इस शरीर के अंदर में ही रह रही है। सच्चाई बात तो यही है। और उसके लिए ऐसा नहीं है जैसे बताया कि थोड़ा बहुत, क्योंकि हम इंसान हैं, समाज है, समाज के अंदर सब तरीके से रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जीवन के अंदर अप डाउन वो तो सब कुछ आता रहता है, उसके बिना तो आनंद भी नहीं है ना। लेकिन जहाँ तक प्रेम की जो बात है ना, तो पहली बात तो ये कि हमारा आपस में प्रेम कभी कम हुआ ही नहीं। जैसे मतलब कहीं पे भी रहे, चाहे मैं दूर या नज़दीक या कुछ, ऐसा कुछ रहा ही नहीं। अब तो ज़माना मोबाइल का है, फ़ोन का है, उस समय तो टेलीफोन होते ही नहीं थे। जी। अगर कहीं कोई मैसेज होता तो एक लेटर लिखते थे, तो आप पहले 10 दिन के बाद वो लेटर पहुंचता था वहाँ पर। जी। और वो लेटर, मुझे तो जो ध्यान है कि वो लेटर हमारे पास बाद में पहुंचता था, पहले पूरा घर पढ़ता था, तब जाकर हमको मिलना था। बिल्कुल ऐसे ही होता। इवन मेरा जब इशू हुआ, बच्चा मेरा बेटा हुआ, तो ये स्पेशली मेरी मदर, हम दिल्ली में ही रहते थे, वो इनको लेके गई, कहने लगी कि इसकी डिलीवरी मैं अपने घर पे करवाऊंगी, गांव में। बहुत छोटा सा गांव है मेरा। मैंने कहा, माँ तुम कैसी बात कर रहे हो, लोग बाग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, तुम शहर से। मैंने कहा नहीं हम यहीं ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी मदर ने कहा नहीं, मैं कह रही हूँ। तो ये भी कहने लगी जब मम्मी जो कह रही है वही ठीक है। ये वहाँ चले गए, वहाँ मेरा बेटा हुआ। मुझे 10 दिन बाद मेरे पास लेटर आया कि आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। यानी कि उसके बावजूद भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमें महसूस ना हुआ कि हम आपस में नहीं मिले
या हमारी बात नहीं होती या कुछ नहीं होता, बिल्कुल कहीं सैडनेस नहीं, कहीं दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा ही लगता था हम बिल्कुल एक शरीर भले ही अलग है लेकिन हमारी आत्माएं एक ही उसमें निवास करती हैं। तो ऐसा ही मैंने देखा। तो मेरी मदर का और इनका जो प्रेम था वो तो अपने आप में ऐसा मैंने कहीं माँ बेटी में भी नहीं देखा जो मैंने देखा। तो आप दोनों से ही मैं जानना चाहूंगी कि आध्यात्मिक जीवन आपका कैसे प्रारंभ हुआ, और आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ होने के बाद आप में बिफोर एंड आफ्टर क्या डिफरेंस आया। आप दोनों से ही शुरुआत मैम आपसे ही करूं। यस मैम, मेरा आध्यात्मिक जीवन तो ऐसा था कि बचपन में तो ऐसा सीखा था कि मंदिर में जाओ, मत्था टेक के आओ, तब नाश्ता मिलेगा, ये सब किया। उसके बाद छोटी एज में ही शादी हो गई, तो जो जरूरी फास्ट रखने होते थे मदर इन लॉ के साथ, जो भी वो कहते थे वो कर लेती थी। लेकिन फिर उसके बाद कैसा हुआ कि मैं दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा मुझे। तो दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद मैंने एक दीक्षा ली। डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी हमारे गुरु हैं, तो उनसे मैंने दीक्षा ली। तो वो भी मैंने साधनात्मक जीवन भी निकाला है, लेकिन मैंने साधनात्मक जीवन से ज़्यादा मैंने सेवा भाव में निकाला है। मुझे सेवा ज़्यादा मिलती गई, सेवा मैंने तन मन धन से की है। वो उसके बाद ऐसा था कि फिर भी एक कमी थी। फिर गुरुजी की ही एक प्रेरणा थी कि मुझे JTTP 16 मिला, एक उन्हीं की प्रेरणा से ही मिला, क्योंकि साधना के बाद साधना से ज़्यादा सेवा होती है। सेवा का फल मुझे ये मिला कि मुझे JTTP 16 मिला। उसमें मैं 2022 में मैंने JTTP 16 किया दीप्ति मैम का। वहाँ से मुझे वो कुछ मिला जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा घर का एटमॉस्फेयर पहले ही बहुत अच्छा था, नो डाउट। बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 2 पोतियां हैं, सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, कभी किसी से तू मैं नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी और भी अच्छा एटमॉस्फेयर होता गया। बच्चों पे भी असर हुआ, वो भी मेडिटेशन करते हैं। और तो और मेरे छोटे बेटे का, हमारा पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग है, तो छोटे बेटे का उसमें मन नहीं था, तो उसको एक लाइन मिली, वो यही कहता है आपकी मेडिटेशन का कमाल है। वो आज बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों से, बहुत खुश हूँ। बहुत सुंदर। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे। जब दिल्ली में हम शिफ्ट हो गए, मेरे बच्चे हो गए, बच्चे दोनों को, एक दिन मैं दोनों बच्चों को उंगली पकड़ करके बाजार घुमाने लेके गया, तो एक बुक स्टॉल के ऊपर ना एक बुक मिल गई, वही मैगजीन थी। तो मैंने वो मैगजीन परचेज कर ली, 15 रुपए की थी। और वहाँ पे जब मैंने एड्रेस पढ़ा तो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक में ही था, और मैं वहाँ जा कर के मैंने उनको फ़ोन किया। वो कहने लगे जी जो यहाँ के संचालक हैं इसके, और जो नाम था मेरे को वो रिमाइंड हो गया जो 9th क्लास में मैंने पढ़ा था। मैं उनसे मिला, उनसे जा कर के मैंने, जैसे ही मैं मिला मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं अपनी वाइफ से मिला था ना पहली बार, जैसे मेरी घंटी बजी, ऐसे ही मैं जब उनसे मिला तो तब भी मेरे मन में वही घंटियाँ बजने लग गई, ये शख्स और मैं एक ही चीज़ है। और मैंने उनसे बात की, मिला, और उन्होंने मुझे कहा कि अभी उन्होंने मुझे तुरंत ही गुरु दीक्षा दे दी। और गुरु दीक्षा लेकर के मैं घर आ गया। मैं घर जब आया तो इनको मैंने बताया, तो ये भी बड़ा अच्छा है। और चेंज मेरे में एकदम से ये आ गया कि हम जनरली सुबह 8 बजे सो के उठता था मैं, तो इनको तो बच्चों को स्कूल जाने लग गए थे तो भेजना होता था, लेकिन मेरी हैबिट 8 साढ़े 8 बजे उठने की थी, क्योंकि 10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना होता था। तो उस दिन, जिस दिन पहले दिन मैंने दीक्षा ली, मेरी सुबह 4 बजे नींद खुल गई। और मुझे जो उन्होंने मंत्र दिया था, मैं सुबह 4 बजे उठा, नहाया जनरली, फिर उसके बाद जैसे मैंने दीक्षा ली, मैंने मंत्र जाप किया, साधनाएं भी मैंने की और सेवा में भी लगे। उसी हिसाब से फिर मेरे साथ ये भी, क्योंकि जब मैं जुड़ गया था तो ये भी जुड़ गए। और जुड़ने के बाद ही हमें सेवा बड़ी अच्छी मिलने लगी, उनसे हमारे फैमिली रिलेशन बन गए। लोग बाग उनसे मिलने के लिए बहुत वेटिंग होती थी। लोग बाग कहते थे किसी तरीके से इस शख्स से हमें मिलने का मौका मिले, और हमारे को वो खुद कॉल करके बुला लिया करते थे। और जब इनकी दीक्षा हुई तो वो भी बड़े अलग ढंग से ही हुई थी। तो फिर उसके साथ ही हमें सेवा का मौका मिला।
बस इस तरीके से मेरा आध्यात्मिक जीवन के अंदर मैं एंटर हो गया और मैंने साधनाएं की और बड़ी अच्छी साधनाएं की। और उसके बाद इन्होंने सेवा बहुत अच्छी की। बस उसके बाद फिर 98 के अंदर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो उसके बाद हमें कुछ लगा कि थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूटी हमारी बनी रही मेरी। और उस चलते हुए बाद के अंदर, क्योंकि जैसे जिज्ञासा तो होती है, फिर मैंने विपश्यना के अंदर मैं एंटर हो गया, विपश्यना मैंने की। और उसके बाद फिर जब इनको पास JTTP का है तो फिर मैं ध्यान से जुड़ गए। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जीवन में आपके आनंद पहले भी था, खुशियाँ थी, आनंद तो नहीं कहती मैं उसे, खुशियाँ थी। और आप कह रहे हो हमारे जीवन में संपूर्णता थी, चाहे वो इन लॉज से लेकर हो, आउटलॉज से लेकर हो, बच्चों से हो, बहुओं से हो, उनके बच्चों, सब तरीके से, हर तरीके से, बिजनेस से आप हर तरीके से सेटिस्फाई शुरू से ही रहे हैं जी। पर अध्यात्म में आने के बाद कुछ चेंज आता है, या मैं कहना चाहती हूँ, मैं शायद ये कहना ज़्यादा सुटेबल होगा कि बहुत चेंज आता है। तो आपको उस खुशियों में और अब के आनंद में जो आप ध्यान में आए, उनमें डिफरेंस क्या फील आया? खुशियाँ तो जीवन में आपके शुरू से ही हैं जी, जब से मैम आपके जीवन में आई, आपने खुशियों को चख लिया अच्छे तरीके से। बिल्कुल। परंतु ध्यान में आने के पश्चात उन खुशियों में, उस आनंद में, वो खुशियाँ आनंद में कैसे तब्दील हुई? मैडम, जब मैंने पहले स्पिरिचुअल में जो था, जब मैं साधना भी करता था, तो उसमें वही बात आ जाती है कि वहाँ ये नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे अंदर अहंकार का भाव जागृत होता था। मैंने साधना की, मैं पूरी रात बैठ कर मैंने मंत्र जाप किया, या मैंने गुरुजी के लिए शिविर आयोजन किया, तो एक अहंकार का भाव जागृत होता था, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि व्यापार करता था, बिजनेस करता था, तो मैं ये कर रहा हूँ, बिजनेस करता था, तब भी क्या होता था कि जनरली एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के रिलेशन कभी अच्छे नहीं होते। तो जब मेरे अंदर हमेशा ये होता था, जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने का टाइम आता था, मेरे मन के अंदर एक भाव उठता था और मैं उनसे कंप्लेंट करता था कि यार तुम काम तो करते नहीं हो, मैं इतना देता हूँ, मैं तुम्हें ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मतलब मैं का भाव वो बिल्कुल कभी नहीं ख़त्म हुआ। इसी तरह घर के अंदर भी, चाहे ब्रदर्स हों चाहे पेरेंट्स हों, मैं बड़ा हूँ, मैंने ये किया, अगर मेरी वाइफ ने ये त्याग किया, यानी कि अपने अंदर अहम जो था वो नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं इस ध्यान के अंदर आया, जैसे ही पत्री जी की बातें सुनी, उनके प्रवचन सुने, जब वर्कशॉप्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले ख़त्म ही मेरा अहंकार हुआ। वो जो मैं ही करता हूँ, वो ख़त्म हुआ। जब जिन एम्प्लॉयज़ के लिए मैं ये सोचता था मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, उनसे डांटता था, उनसे मेरा लड़ाई झगड़ा रहता था, तुम काम कम करते हो, तुम उनको कंप्लेंट करता था। और जब मैंने यहाँ के ये सीखा कि नो कंप्लेंट, किसी से कंप्लेंट तो करना ही नहीं है, नो जजमेंट। पहले मन में यही होता था, ये 5 आदमी है ना, ये आदमी बहुत कम काम करता है, ये चालाक ज़्यादा है, ये ऐसे करता है, ये 4 आदमी उनको ऐसे करता है, उनको ऐसे करता, खुद कुछ नहीं करता, अपने नंबर बनाता है, यानी कि हर एक आदमी को जज करना, वो जजमेंट ख़त्म हो गई। ऐसे मेरी अपनी फैमिली के अंदर भी, जब मेरे बच्चे भी थे, मैं सोचता मैं बाप हूँ, मैं बड़ा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं समझ, तुम मेरी जो कुछ मैंने कितनी मेहनत से ये किया है वो किया, तुम उसको प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहे हो। लेकिन यहाँ आने के बाद, ध्यान में आने के बाद, वो सारा क्राइटेरिया चेंज हो गया। मैंने बच्चों की लाइफ में दखल अंदाजी, क्योंकि मैंने ये नो इंटरफेरेंस, मैंने वास्तव में मैंने लाइफ में इस चीज़ को उतार लिया। मैं अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी बहुओं की लाइफ में उसके बाद इंटरफेयर करता ही नहीं हूँ कुछ भी। हालांकि मुझे महसूस होता है, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, अगर ये लालच कर रहे हैं इसके करने से, या ये प्रॉपर सही टाइम पे नहीं उठ रहे, प्रॉपर सही टाइम पे मतलब इस काम ना करने से नुकसान होगा, फिर मैं सोचता हूँ मुझे क्या है, तूने सौंप दिया, मैंने अपनी जितनी बैटिंग थी वो कर ली, अब तो मुझे सिर्फ देखना है ना, मैं अब देखता हूँ। बहुत सुंदर सर, आपने बहुत प्यारा बताया। तो मैम थोड़ा सा आप बताइए, क्या मतलब पहले और बाद में क्या डिफरेंस आया? आपके जीवन में खुशियाँ बहुत थी, बिल्कुल, है ना, और अब भी खुशियाँ हैं, यस, पर क्या इन दोनों खुशियों में, इन दोनों रसगुल्लों में कोई डिफरेंस है? हाँ मैम, ये बात तो सही कही इन्होंने। एक तो जो आर्गुमेंट्स ख़त्म हो गए घर में, किसी बात के लिए जो हो रहा है होने, अच्छा ही कर रहे हैं, बस ये सोचना है अच्छा ही कर रहे हैं, गलत नहीं करेंगे, बच्चे समझदार हैं, अच्छा ही करेंगे।
तो जजमेंट नहीं होती किसी के लिए। अपनी मेड आती है, उसको भी मैंने ध्यान में लगाया हुआ है, उसको भी ये सब सिखा रही हूँ, आगे वो भी आगे सिखा रही है। तो ये लाइन चलती जाएगी, चेन चल रही है, चेन चल रहेगी और चलती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे। वंडरफुल, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, ध्यान में आने के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या आया? मेरा मैं समाप्त हो गया। तो सर और मैम, आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी कि एक मजबूत रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? शुरुआत मैम आपसे करते हैं। मैं चाहूँगी कि रिलेशंस बनाना कोई आसान काम नहीं है और मेंटेन करना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमें एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। और ऑनेस्टी सबसे पहले, ऑनेस्ट होके हम सेक्रीफाइस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी जीवन खुशहाल बन सकता है। और जो हमने किया है और करते रहेंगे। बहुत सुंदर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं भी यही कहता हूँ, जी रिलेशन तभी मेंटेन रह पाता है जी जब हम एक दूसरे पे समर्पण के बिना तो होता ही नहीं कुछ भी। जी जी। और हमारा एक दूसरे के प्रति समर्पण रहा है तभी ये इतना अच्छा रिलेशंस इतना समय चला है। नहीं तो जैसे जनरली हम देखते ही हैं कि आज के युग के अंदर क्या हालात हैं जी। और विवेक नहीं खोना चाहिए कभी भी आदमी को। जब भी कुछ भी हो सकता है, सामने वाले को, आपका कंपेनियन है, आपका पार्टनर है, किसी भी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। अगर सामने उसने किया और हमने रिएक्ट कर दिया तो ब्रेक की ब्रेक है जी। इसलिए अपने विवेक को कभी मत खो। उस समय को, वो 1 मिनट 1 सेकंड, कुछ पलों की ही बात होती है। उन पलों को अगर आपने जी लिया तो सब ठीक होता है। कुछ देर के बाद फिर ऑटोमेटिकली सब सहेज लिया, उसको रिस्पॉन्ड करा, रिएक्ट नहीं किया। इसी में मेरा ये कि अपना हमेशा विवेक कभी नहीं खोना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है जी। वंडरफुल। फ्रेंड्स, आपने जाना कि कितने प्यारे तरीके से सर और मैम ने बताया कि आपको एक दूसरे के प्रति, वो रिलेशनशिप कोई भी हो, जरूरी नहीं है यहाँ हस्बैंड वाइफ की ही बात हो रही है, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें ऑनेस्ट होना जरूरी है। ऑनेस्टली अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे, विवेकपूर्ण तरीके से अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, तो जीवन बहुत आनंदमय और बहुत, ये जो भी रिलेशन है आपका अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत लंबा चलेगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि पार्टनर का सपोर्टिव होना एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए कितना जरूरी है? शुरुआत मैम आपसे करें। यस मैम, बहुत ज़रूरी है। सपोर्टिव होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और गाड़ी भी 2 पहियों से चलती है, तो अगर एक पहिया ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो गाड़ी भी नहीं चलती। तो ऐसे ही ये लाइफ होती है कि एक दूसरे की बात मान के चलना पड़ता है। और मैं तो यही चाहूँगी कि इससे अच्छी लाइफ और दोबारा नहीं मिल सकती कि आप एक दूसरे के प्रति इनोसेंट ज़िंदगी और स्पोर्टिव ज़िंदगी जिएँ। तो इससे अच्छी लाइफ और नहीं मिल सकती और दोबारा भी नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? विदाउट पार्टनर की सपोर्ट के तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। ज़िंदगी तो बड़ी दूर की बात है, एक दिन भी नहीं निकल सकता, 1 घंटा भी नहीं गुजर सकता जी। सच्चाई बात तो ये है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है जी कि निकल ही नहीं सकती। और मैं बिना सपोर्ट इस पार्टनर के बहुत लोगों को देखा है, बहुत घरों को देखा है। आज कोर्ट के अंदर 90% डाइवोर्स केसेस जो हैं फेस कर रहे हैं लोग, उसके पीछे सिर्फ इतना ही कारण है कि एक दूसरे की सपोर्ट नहीं होती। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंशियल सपोर्ट है या किसी चीज़ की, एक दूसरे की बात को सुनना, किसी ने कुछ कहा, उस चीज़ को हमने उस पर क्या रिएक्ट दिया जी। सपोर्टिव के बिना
एक दिन भी, मैं तो 1 मिनट भी नहीं गुजार सकता जी, मेरी जो अपनी लाइफ है। इसीलिए ही, और इतने साल मुझे गुजर गए और हर समय इतना हैप्पी हूँ मैं, इतना खुश हूँ हर तरीके से, अपने बच्चों की तरफ से। और उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि हमारी दोनों की एक दूसरे को सपोर्ट है। अगर हमारी सपोर्ट आपस में नहीं होती तो कुछ भी सही नहीं होता, ना हमारे बच्चे सेट होते, ना उनकी लाइफ अच्छी होती, ना हमारी लाइफ अच्छी होती, कहीं कुछ भी नहीं होता था विदाउट। इसीलिए मेरा तो मैसेज भी आपके ऑडियंस को भी यही है कि एक दूसरे के बिना सपोर्ट के आप नहीं चल सकते, एक दिन भी नहीं चल सकते। बहुत सुंदर। समझे फ्रेंड्स, कितना ज़रूरी है सपोर्टिव होना, क्योंकि जब हमारी बैकबोन मजबूत होगी तो हम बहुत अच्छे से चल पाएंगे, बहुत अच्छे से बैठ पाएंगे, बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, और दोनों एक दूसरे के लिए बैकबोन ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी बैकबोन को मजबूत रखिए, देखिएगा फिर ये कितना लंबा सफ़र चलेगा। आइए कुछ और नया जानते हैं, कुछ और नया मज़ेदार, जो कि बहुत ही सुंदर सेगमेंट है हमारा, यादों की बारात। और उसमें से हम पूछते हैं इनको कुछ फ़ोटोज़ दिखाकर कि उसके बारे में ये क्या बताना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर और मैम, आपके साथ हम एक बहुत सुंदर सफ़र दोबारा से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है यादों की बारात। तो आइए उस बारात में आपको लेकर चलते हैं और कुछ हम आनंद उठाते हैं, कुछ आप भी उठाइएगा। आइए देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर। तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो क्योंकि फोटो को देखने से ही जाहिर हो रहा है कि सर पे सेहरा बंधा हुआ है, दूल्हे बने हुए हैं, नीचे ये दुल्हन बनी हुई है। तो ये हमारी शादी के समय के ऊपर जो हमारी रस्म और रिवाज होते हैं, तो उस समय के ऊपर तो 18 इयर्स कंप्लीट होने के बाद 19 स्टार्ट हुआ था जब मेरी शादी। जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। नेक्स्ट, ये एंगेजमेंट की फ़ोटो है 18 इयर्स में। यस, जब मम्मी डैडी ने उनको पता चला कि ऐसा एंगेजमेंट करनी है, जिन्होंने रिश्ता मांगा, तब वो घर पे आए और मम्मी ने अपनी ही चेन मुझे डाल दी गले में। तब की फ़ोटो है। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसके हाँ, बस बारे में? एंगेजमेंट की ही है। उस दिन वो थी, उस समय तो आपको मालूम है यंग एज होती है, तो क्या फीलिंग्स होती हैं? फीलिंग्स होती है। यस, वंडरफुल। तो आपने याद करवा दी हमें पुरानी यादें, जी, 42 साल पुरानी 42 साल पुरानी। तो उन पलों को जीने में बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद आता है, राइट। एक और फोटो देखते हैं हम। ये फोटो है जी हमारे बड़े बेटे की जब शादी हुई है जी, तो उस समय की है जी। वो भी जैसे मेरी आपने फ़ोटो देखी दूल्हा बने हुए, तो ये मेरा बड़ा बेटा जब दूल्हा बना है उस समय की फ़ोटो है। हम दोनों साथ हैं, हमारा पूरी फैमिली साथ है। तो वो याद आ गई। ये 2006 के अंदर इसकी एंगेजमेंट हुई थी, 2007 में मैरिज हुई थी। तो इनको भी आज 16 साल हो गए हैं जी। नेक्स्ट, ये मेरे फादर हैं और ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी हमारी। 25 इयर्स जब हो गए थे, सिल्वर जुबली सिल्वर जुबली हमने सेलिब्रेशन किया था। तो उस समय मेरी मदर तो शरीर छोड़ करके जा चुके थे, तो मेरे फादर थे। तो फादर के साथ हमारी पूरी फैमिली है। तो ये उस समय की। नेक्स्ट, ये भी गौरव की एंगेजमेंट की है। एंगेजमेंट की। नेक्स्ट, ये फ़ोटो जो है मेरी मदर भी हैं, मेरे फादर भी हैं, और मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे था। तो ये दिल्ली में हमारे पास आए हुए थे। तो उन्होंने, दादा दादी ने अपने हाथ से उसका जब सेलिब्रेशन किया तो केक काटते हुए, तो वो फैमिली, तो इसलिए ये फ़ोटो उस समय की है। नेक्स्ट, ये हम लोग नैनीताल गए थे घूमने के लिए, जी, तो ये वहाँ की एक फ़ोटो है। ये कौन से सन की थी? ये है 90 की, 1990 की। तो कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ बातें कुछ बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? बस घूमने, गर्मी की छुट्टियां थी, घूमने का प्रोग्राम बना। ऐसा हम तकरीबन, मैं थोड़ा सा लाइफ मेरी स्टार्टिंग से घुमक्कड़ रही है जी। हमेशा ही पहाड़ों से मुझे लगाव बहुत रहा है।
तो तकरीबन हर साल ही मैं 10-15 दिन के लिए बाहर जाते ही रहते हैं। तो मैं अकेला ही जाता था पहले, जब शादी हो गई तो फिर इनके साथ भी जाना हुआ। तो तकरीबन कभी मंसूरी, कभी हिमाचल, कभी जाते थे। तो ये नैनीताल के अंदर वहाँ जो लेक है, नैनी लेक जो है, तो ये वहाँ की फ़ोटो है जी वहाँ। तो उस समय पे नेक्स्ट ये आगरा की ये है। हम आगरा की। कभी जब हमने नई गाड़ी पहली बार गाड़ी खरीदी थी तो हम आगरा घूमने गए थे, तो फिर वहाँ से फतेहपुर सीकरी गए थे। तो ये फतेहपुर सीकरी के अंदर दोनों की फ़ोटो है। तो आप इसमें कुछ इशारा कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? इशारा तो एक ही को करना है। ये मेरी फोटो अच्छी खींचना। जो खींच रहा होगा फोटो उसको कह रहे हैं कि मेरी फोटो अच्छी खींचना। मेरा ख्याल उसको अच्छी खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं इतनी प्यारी कि वो अच्छी अपने आप हो जाएगी। वो Thank किसी भी you, एंगल से ma'am. खींचे, फोटो अपने आप अच्छी हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, नेक्स्ट ये हरिद्वार की फोटो है। जी। हरिद्वार घूमने गए थे तो वहाँ पानी में मैंने बोला इनको कि मैं जा रही हूँ। तो मैंने सीन ऐसा क्रिएट किया कि मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ठीक है, ये छोटा मोटा मजाक भी लाइफ को बहुत लाइव बना देता बिल्कुल है। बिल्कुल। नहीं, हम तो जॉली रहे हैं जी, हमेशा ही हंसी मजाक ही रहा है जी हमारी लाइफ का मोटो ही जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना प्यारा सफ़र है ये यादों का। हम फिर से जी लेते हैं उन पलों को, जिन पलों को गए हुए वर्षों हो गए। शादी हुए वर्षों हो गए, बच्चे हुए वर्षों हो गए, उनकी शादी हुए वर्षों हो गए, उनके साथ कुछ पल बिताए हुए कुछ समय हो गया। पर जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कल ही, आज ही जी है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा सफ़र रहा सर आपके साथ। फ्रेंड्स, बहुत सुंदर राउंड अभी हम खेलने जा रहे हैं अपने प्यारे से कपल के साथ, रैपिड फायर। देखते हैं हमारी फायरिंग कैसी रहती है और उनका जवाब कैसा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। तो मैम, शुरुआत पहले आपसे करते हैं, फिर सर से करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी बताइए जो कि अभी इनके लिए भी शायद नया है। मैम ये बहुत ऑनेस्ट है, स्मार्ट है और स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस? स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि हर डिसीजन जो लेना है इनको लेना है और अच्छे से लेना है, और किसी को मायूस नहीं होने देते। फैमिली में किसी को मायूस नहीं होने देते। बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको मैं स्ट्रॉन्ग कहूँगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टनर के बारे में? मेरी तो ज़िंदगी ही यही है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं अपने से अलग जी। बाकी बहुत ही विनम्र हैं, सबसे बड़ी सुघड़ गृहिणी जिसको बोलते हैं जी, वो है पूरी फैमिली को। आज मुझे इस बात का इतना फ़ख्र है कि मतलब जो रिलेशन टू रिलेशन 3-4 पीढ़ियों के भी रिलेशन, उनको भी सहज करके और सबको एक बांध करके एक मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। मैं इनका तो मतलब किसी भी रूप में मैं खुद नहीं समझ सकता हूँ कि ये क्या हैं और ये क्या करने आई हैं। मतलब तो आप दोनों से ही मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बकेट लिस्ट में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो भी करने से रह गई। सर, आपसे शुरू करते हैं। मैम देखो, जो मेरा संसारिक जीवन है उसमें तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है जी। जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ है। अब तो जो ध्यान में आने के बाद जो सीखा है ना, एक तो हमारी बकेट में सिर्फ अब तो एक तो विशेष हमने जो अपने विश की हुई है, एक बिग पिरामिड विद रेजिडेंशियल रूम्स, विद किचन, विद सब कंप्लीट, एक वैसा जहाँ पर लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मेडिटेशन कर सकें। उनका रहने का अरेंजमेंट, उनके भोजन का अरेंजमेंट, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट माइंड के अंदर है। एक तो मेरी वो विश है। दूसरी, सबसे हमारी दोनों की ही ये इच्छा है कि अभी तक ध्यान भी जो है, ठीक है, नो डाउट बड़ी अच्छी जगह हर तरह फैल रहा है, लेकिन फिर भी एक तबका, एक जो स्लम हाउसेज है, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है। हमारी इच्छा यही है कि हम जहाँ तक ध्यान नहीं पहुँचा, जो बहुत नीचे का लेवल है, उन घरों तक, उन झोपड़ियों तक भी पहुँच करके उनको ध्यान सिखा करके उनके जीवन, जैसे हमारा अपना जीवन सुंदर बना है,
हर चीज़ की हमने प्राप्ति की है, ऐसे वो भी अपने जीवन के अंदर ना सब कुछ प्राप्त करें, उनके जीवन से भी दरिद्रता नामक जो बीमारी है वो समाप्त हो, दूर हो, उनको भी लगे कि हम जो चाहते हैं वो कुछ कर सकते हैं। हमारी बकेट के अंदर फ़िलहाल तो यही है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, कि बाकी हमारे अपनी फैमिली संसार के जीवन में सब कुछ है हमारे पास। घर चाहिए, मेरे दोनों बेटों के लिए अपने पास अच्छे अच्छे घर हैं। यस, तो मैम आपकी बकेट लिस्ट में क्या रह गया? सेम थिंग मैम। एक तो अब तो संसारिक जीवन में तो सब कुछ पाया है, बहुत इज्जत पाई है मैंने, फैमिली में बहुत इज्जत, मायके में, ससुराल में बहुत इज्जत, कोई कमी नहीं रही मुझे। लेकिन अब तो जिस राह पे चले हैं, अब उस राह में जो भी, एक तो ध्यान के लिए उसमें बहुत आगे जाना है, बहुत जितना आगे जा सकती हूँ जाना चाहूँगी, और लोगों को साथ लेके चलूँगी। ये मेरी एक ख्वाहिश है, मन की ख्वाहिश है कि मुझे आगे बढ़ना है और मैं बढ़ के दिखाऊंगी। वाह, बिल्कुल, डेफिनेटली। जब हमारे अंदर जहाँ चाह होती है वहाँ राह तो अपने आप बन जाती है। बहुत सुंदर। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कोई आपकी चाइल्डहुड मेमोरी जो आपको बहुत अभी तक गुदगुदाती है। चाइल्ड बचपन की जी? हाँ अभी आप बताओ। हाँ, मेरी बचपन की एक बात जो मुझे भूलती नहीं है कि मैं छोटी थी तो मैं अपना नानी के घर गई हुई थी। तो वहाँ से जब मुझे वापस आना था, मेरी मदर मेरे साथ थी, तो बाय बस आना था। तो हमारी फर्स्ट बस जो वहाँ से चलती थी मिस हो गई। तो वहाँ कहने लगे कि ये बस चेंज करके जाना पड़ेगा, बस वाया पातड़ा जाएगी। हिसार साइड में थे, हिसार से अम्बाला आना था, बस वाया पातड़ा जाएगी। मुझे लगा कि ये पातड़ा क्या है, मैं तो ज़िंदगी में पहली बार नाम सुना। तो मैंने बहुत रिएक्ट किया कि मैं नहीं जाऊंगी, पातड़ा मैं नहीं जाऊंगी। तो सब लोग थोड़ा सा गुस्सा भी करने लगे, लेकिन मैंने वहाँ से रेस लगाई, घर भागी। और आने के बाद मैं एकदम से बेहोश होके गिरी और मुझे डॉक्टर को घर बुलाना पड़ा, मेडिसिन दी, फीवर हो गया। 3-4 दिन मुझे रेस्ट करने के लिए दिया गया। 3-4 दिन बाद में फिर जब वापस निकले, फिर वही बस पे बिठाया, सीधी बस पे बिठाया उन्होंने। तो जब रास्ते में पातड़ा आया तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये पातड़ा है, जो एक छोटा सा कस्बा था, फ्रूट्स वाले बैठे थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं पातड़ा क्या चीज़ होगी। वो बात आज तक मैं नहीं भूलती हूँ। दिमाग में ऐसा लगता है नाम ऐसा है तो पता नहीं कैसा होगा। यस, वो बचपन भी तो ऐसा ही तो होता है। यस मैम। बहुत सुंदर। सर आपका कोई? ऐसे मैं ना शरारती बहुत होता था जी, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा, हर तरीके से ही। छोटे होते हैं जैसे बचपन में किश्तियाँ चलाते हैं, पानी में मतलब वो करते हैं। तो ऐसे दिवाली के टाइम पे जो पटाखे वटाखे बजते हैं कि तो जैसे कोई किसी के पीछे बांध देने, तो इसी तरीके से गांव के जो बुजुर्ग होते तो तब तो ऐसी छेड़खानियाँ होती थी मतलब। तो एक बार ऐसे कोई जा रहे थे तो डंडा लेकर, लाठी लेकर के जा रहे थे, और ऐसे मैंने कुछ पटाखे जो थे उनके पीछे से ऐसे चद्दर के साथ बांध करके और ऐसे तो जैसे फायर की, वो पट हुए तो एकदम से वो बड़े उछले और उन्होंने गालियाँ देनी शुरू करी जैसे। तो हमें गालियाँ सुनने का शौक़ होता था बुजुर्गों की मतलब। तो वो बातें हैं वो मुझे भूलती नहीं है इस टाइप की। तो सर और मैम, आप दोनों अपनी लाइफ में ग्रेटेस्ट सक्सेस बल्कि कहना चाहूँगी मैं, किसको मानते हैं? ग्रेटेस्ट सक्सेस कुछ तो इनका साथ बोल सकते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा तो मुझे कि फैमिली का जो साथ मिला, इनका साथ मिला, और जो मैंने ज़िंदगी बिताई है, जो मैंने अच्छी ज़िंदगी बिताई है, जो मैंने रिस्पेक्ट पाई है घर में, मेरी सबसे वो इतनी छोटी एज में इतनी रिस्पेक्ट पाना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट सफलता है। बहुत सुंदर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ऐसा जी, मैं सक्सेस कोई पैसे को या धन को तो मैं मानता नहीं हूँ जी, क्योंकि वो तो आप समझ लो कि सब कुछ है ही। मैं तो ये मानता हूँ मैम कि आज भी इस मेरी एज 67 साल की है जी, और मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। इस एज में भी मैं साइकिलिंग करता हूँ 20 किलोमीटर की, बड़े आराम से 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना। रनिंग करता हूँ 1 किलोमीटर की जी।
हर जगह चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी, उसको बड़े आराम से हैंडल कर लेता हूँ। किसी की कोई समस्या हो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों की मैं सुलझाने वाला तो नहीं होता हूँ, लेकिन विवेक की वजह से कह लीजिए, अब या मैं इसे सक्सेस ही मानता हूँ कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम लेके आया, किसी ने बोला मुझे कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाता, 1 मिनट भी, उसको बोलता हूँ तू ऐसा कर ले, और उससे मदद। तो मैं अपने आप को यही मानता हूँ कि मैं तो अपने जीवन में बहुत सक्सेस हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, लोगों के काम आ जाता हूँ, और माइंड इतना इस एज में भी इतना शार्प है कि कोई भी कैसे भी है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई, उसका हल मेरे पास पहले आ जाता है। बहुत सुंदर। और जो कह देता हूँ वो ऑटोमेटिकली, बड़ी सिंपल सी बात होती है। जनरली आज के डेट के अंदर जैसे लोगों के क्या होते हैं, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे पास कोई आता है ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मैं कहता कुछ नहीं करो, तुम एक गुलाब का फूल खरीदो 2 रुपये का, 5 रुपये का, किसी छोटे बच्चे को भेंट करो, लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आपके रिलेशन डेवलप हो जाएंगे। और सिंपल सी ये बात होती है, उनको काम में लगा दिया ऑटोमेटिकली और वो खुश हो जाते हैं जी। मैं तो इस टाइप के वो सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ यार मैं अपने आप को रियली में सफल ही मानता हूँ। मैं कभी नहीं अपने आप को माना कि मैं किसी लाइफ, ये बात नहीं कि असफलता नहीं आई, बहुत आई मुझे। मैंने जितने अप्स एंड डाउन देखे शायद किसी ने देखे हों, लेकिन मैंने कभी ये माना ही नहीं कि मैं असफल हूँ। मैंने जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस था वो मुझे सिखा कर गया है, और मैं आज और ज़्यादा अधिक मुझे सफलता मिली है। वंडरफुल। आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को कौन सी ऐसी बात पर थैंक यू कहना चाहेंगे। मैम, शुरुआत आपसे करते हैं। मैं तो हमेशा ही थैंकफुल रही हूँ इनके प्रति। इतना अच्छा परिवार मुझे दिया, इतना अच्छे रिलेशनशिप मैंने बनाए, इन्होंने बनाए, तो मैं उसके लिए इनको बहुत धन्यवाद कहूँगी कि ऐसे ही चलते रहना, आगे की ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है। वंडरफुल। सर आप? मेरी तो पहला भी थैंक यू यही है, लास्ट भी, कि मैंने इन्हें देखा, इन्हें पसंद किया, इनको ऑफ़र दी और इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये मेरी हो गई, इसके लिए थैंक यू। और ये मेरी है, मेरी रहेगी, और आने वाला अगर फिर भी जन्म मिला तो तब भी मेरी ही रहेगी, ये मुझे मालूम है। इसीलिए क्योंकि हमारा प्यार ही ऐसा है, इसमें इनको हमेशा किसी वजह से थैंक यू करें। वंडरफुल। तो आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि आपने एक दूसरे को पहला गिफ्ट क्या दिया। सर पहले आप बताइए कि आपने क्या गिफ्ट दिया। आफ्टर मैरिज, कभी भी, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, कभी? बिफोर मैरिज तो मैंने इनको एक लेटर दिया था जी, जिसके अंदर मैंने अपनी प्रपोजल रखी थी। और उसके बाद जब मैरिज हुई है, मैं तो अब यही कहूँगा कि सर्वस्व ही इन्हें दे दिया, अपना जो कुछ भी मेरा है, अपना मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे पास जो कुछ भी है, ये सब कुछ इन्हीं का, उसी दिन सब कुछ दे दिया, वही कुछ दिया। और वैसे अलग हट करके मैं कहूँ कि ये दिया वो दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस मैम। वैसे तो देखिए कि सब कुछ इन्हीं का ही है, जब मन चाहे जब कुछ ले सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत मन को छूती है कि एवरी करवा चौथ के व्रत पे स्टार्टिंग से ही मुझे इन्होंने जो सरगी करते हैं सुबह, वो मुझे नया सूट पहना के करते हैं। वो मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगता है। शाम की तो ठीक है मुझे लेनी है, जैसे लेना है पहनना है, लेकिन सुबह का जो एक सरगी करती है मुझे नया सूट, तब से चलती आ रही है ये कि मुझे नया सूट पहना के मैं सरगी करती हूँ। आप दोनों ने ही बहुत प्यारे तरीके से, हमने बहुत कोशिश करी आप दोनों को उलझाने की, पर आप उलझे नहीं और हमारी फायरिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से शील्ड करा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। अभी एक और राउंड बचा है, हिम और हर। आइए खेलते हैं उनके साथ। तो आप दोनों से ही जानना चाहूँगी, पहले सर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप दोनों में से इमोशनल मूवी देखकर कौन जल्दी रोता है? आप दोनों में से फोन पहले कौन नहीं उठाता? क्यों? फ़ोन बस इतने ज़्यादा फ़ोन सुन चुका हूँ ना, अननेसेसरी लगता है कि कोई वो नहीं है, क्योंकि जिनका चित्ते नहीं होता, उठाने वाला नहीं होता जनरली, क्योंकि अननेसेसरी फ़ोन भी बहुत आते हैं, और जिसका अर्जेंट आना होता है वो मुझे अंदर से इंट्यूशन हो जाती है, ये तो तेरा फ़ोन उठाने वाला है, ये इसको उठाने कभी कभी रेयरली ऐसा होता है, हर बार नहीं। आप दोनों में से गुस्सा किसे ज़्यादा आता है?
मेरी तरफ करो ना। नहीं नहीं, वो करना नहीं चाहते हैं आपकी तरफ। ये नहीं, लो। आता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गुस्से में रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं आता। इतना ही। आप इसे अपनी तरफ कीजिए ना। हाँ, यस यस। आप दोनों में से घूमना फिरना कौन ज्यादा पसंद करता है? सर। ओके। और आप इनका साथ देती हैं? साथ देती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को मेडिटेशन में बैठी रहूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ। घूमने से अच्छा वो 1 घंटा में मेडिटेशन को दे दूँ, इसलिए मेरा मन ज़्यादा इस ओर रुझान बहुत ज़्यादा है। अब हो गया ना, मतलब जब से ध्यान में आए। ध्यान में आए। आप दोनों में से बोलता कौन ज्यादा है? वेरी गुड। यस। आप दोनों एक दूसरे को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? अगर आपसे हम कहें कि एक मैम के लिए सॉन्ग गाइए, तो आप कौन सा सॉन्ग गाएंगे? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर गाया भी आपने, बहुत प्यारा है। वंडरफुल। यस सर। महा देखा, महताब देखा, एक से एक लाजवाब देखा, खुदा भी बहक जाए खुदा की कसम, मैंने ऐसा शबाब देखा। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। थैंक यू। तो बहुत सुंदर सर, आप दोनों का जर्नी सुनकर बहुत आनंद आया। मतलब पता चला कि असली ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है, ट्रू लव क्या होता है, ट्रू रिलेशनशिप क्या होती है, ये आपसे जाना। तो आप हमारे दर्शकों को कोई प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़। हाँ, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पत्री जी ने इतना सिंपल तरीका हमें बताया है, इतना आसान तरीका बताया है जिसको हर कोई ग्रैब कर सकता है, और इससे ऊपर ध्यान करने से ही सब कुछ मिल जाना है, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। और आप सब युवा पीढ़ी को मैं सब कहना चाहूँगी कि आप ध्यान की तरफ ध्यान दीजिए और इसको अपने पारिवारिक जीवन में लाइए और खुशियों को बनाए रखें। इसी से सुख शांति मिलती रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। सर, आप क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि हम आज जो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, सबसे मेरे जो अपना मानना है वो भोजन की वजह से हो रही हैं। हम जो मांसा आहार करते हैं और जंक फूड खाते हैं, बाज़ार के तला हुआ मैदा और ये चीज़ें जो खाते हैं, इसकी वजह से ना हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा है। हेल्थ ख़राब होने की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर कार्टिसोल रिलीज़ होता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ने से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मैसेज है कि अच्छा भोजन कीजिए, सात्विक भोजन का आनंद लीजिए, ध्यान कीजिए और जीवन को सफल बनाइए। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर मैसेज आप दोनों ने दिया। तो फ्रेंड्स, कितने प्यारे कपल से और कितना प्यारा मैसेज हमको मिला है कि अपने जीवन को हमें कैसे जीना है, हमें कैसे शाकाहार की ओर जाना है। जब हम शाकाहार की ओर जाएंगे, अपने भोजन की ओर देखेंगे कि हमारे मुंह से क्या जा रहा है अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी सुंदरता आ गई, कितनी सहजता आ गई। तो सर और मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हम अपनी बात को कह सके। और थैंक यू, ये मैसेज सब धन्यवाद, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कितनी प्रेरणादायक ये जीवन रहा है इस कपल का, और हमको कितनी प्रेरणा दे गया, कितना कुछ सिखा गया, कैसे जीवन जीना है, कैसे अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। ऐसे ही और भी कपल्स को हम आपके साथ लाते रहेंगे जिससे हमें और प्रेरणा मिले। पर तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ संसार में निर्माण सीजन 3 में।